फिल्म की शुरुआत में हम मिकेल सिलेंजी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इटली के ट्रिएस्टे में अपनी स्कूल की ओर साइकिल चला रहा है। उसके पास 50 यूरो का नोट है जिससे वह एक पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम खरीदने की योजना बना रहा है। स्कूल में वह अपनी पुरानी क्रश स्टेला के पीछे बैठता है। उनकी कक्षा में एक पुलिस अधिकारी जियोवाना आती है जो मिकेल की मां भी है। वह एक छात्र की गुमशुदगी के बारे में पूछताछ करने आई है। जियोवाना कक्षा से अनुरोध करती है कि अगर किसी को उस छात्र के बारे में कोई जानकारी मिले तो पुलिस को बताएं। उनके जाने के बाद मिकेल की नाक से खून निकलने लगता है और वह बाथरूम की ओर भागता है। वहीं उसके बुली उसे धमकाकर उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। मिकेल निराश होकर घर लौटता है। वह कुछ बचाए हुए पैसे निकालता है और कॉस्ट्यूम खरीदने का निर्णय लेता है। मिकेल एक पुराने से दिखने वाले स्टोर में जाता है और सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम मांगता है। दुकानदार उसे एक तंग सूट और खराब दिखने वाली केप देता है। वह दावा करता है कि यह एक चीनी सुपर हीरो का सूट है। मिकेल इस कॉस्ट्यूम को पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी खरीद लेता है। जब जियोवाना काम से घर लौटती है तो मिकेल को उसके कॉस्ट्यूम में देखती है जो पार्टी में जाने से मना कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वह बेवकूफ लग रहा है। वह उसे आश्वस्त करती है कि वह अच्छा लग रहा है और उसे पार्टी में भेज देती है। वहां मिकेल मस्ती करता है और अपनी क्रश स्टेला से बात भी करता है, लेकिन फिर उसके बुली स्टेला का एक वीडियो चलाते हैं जिसमें वह सड़क पर चल रही है। वे दावा करते हैं कि यह वीडियो मिकेल के फोन से मिला है और वह स्टेला का पीछा कर रहा था। शर्मिंदा मिकेल बाथरूम में भागता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। उसके सभी क्लासमेट्स बाहर से दरवाजा पीटते हैं और उसे खोलने को कहते हैं। मिकेल निराश होकर यह इच्छा करता है कि काश वह अदृश्य हो जाता। तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अगले दृश्य में हम उसे बाथरूम की खिड़की से कूदते और घर वापस जाते हुए देखते हैं। अगली सुबह मिकेल अपने कुत्ते को भौंकते हुए उठता है। वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और बाथरूम में जाकर अपने दांत ब्रश करने लगता है। जब वह शीशे में देखता है तो यह देखकर चौंक जाता है कि केवल उसका रोब और ब्रश दिख रहे हैं। उसका शरीर शीशे में अदृश्य है। मिकेल भागता है और अपना रोब उतारता है। तभी उसकी मां कमरे में आती है और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है, जिससे साबित होता है कि केवल मिकेल खुद को देख सकता है। जब वह इधर उधर देखने लगती है तो मिकेल जल्दी से एक कागज पर लिखता है कि वह जल्दी स्कूल चला गया है और उसे बिस्तर पर रख देता है। जियोवाना उसे पढ़कर बात को नजरअंदाज कर देती है। कमरे से बाहर निकलने के बाद वह मिकेल को फोन करती है। अदृश्य मिकेल फोन उठाकर उन्हें बताता है कि वह ठीक है, आगे क्या करना है। इसे लेकर उलझन में वह पूरी बाजू के कपड़े पहनता है। अपने शरीर के हर हिस्से को ढकने के बाद वह स्कूल जाता है और दूर से स्टेला को देखता है। मिकेल फिर अपने बुली को देखता है और उसे सबक सिखाने की योजना बनाता है। वह अपने कपड़े उतारता है और स्कूल में बिना कपड़ों के अदृश्य होकर जाता है। क्लास के दौरान वह बुली की पेंट बॉल गन उठा लेता है और इसका इस्तेमाल टीचर पर करता है, जिससे टीचर बुली को सस्पेंड कर देता है। फिर मिकेल लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाता है और उन्हें कपड़े बदलते हुए देखता है। अचानक एक तौलिया मिकेल पर गिरता है जिससे उसका सिलहूट सभी के लिए स्पष्ट हो जाता है। तभी उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं और वह फिर से दिखाई देने लगता है। लड़कियां उसे तौलिए के नीचे नग्न देखकर चिल्लाने लगती हैं। अगले दिन मिकेल अपनी कक्षा में होता है जहां एक मनोवैज्ञानिक बेसिली किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक व्याख्यान दे रहा होता है। मिकेल के दो सहपाठी पिछले महीने घर से भाग चुके हैं, इसलिए बेसिली को लगता है कि किशोरों के सोचने के तरीके को समझना आवश्यक है। जैसे ही मिकेल व्याख्यान सुनता है उसके हाथ चमकने लगते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। शुक्र है कक्षा खत्म हो जाती है और वह किसी के उसे गायब होते देखने से पहले ही बाहर भाग जाता है। वह घर लौटता है, अपने शरीर के सभी हिस्सों को ढकता है और देखता है कि उसकी छोटी बहन कैंडेला उसके कमरे में है। मिकेल उससे दीवार की तरफ मुंह करके नीचे जाने के लिए कहता है। एक संदिग्ध कैंडेला दरवाजा खोलती और बंद करती है जिससे ऐसा लगता है कि वह चली गई है। मिकेल पलटकर नहीं देखता और कपड़े उतारना शुरू कर देता है। जब वह मुड़ता है तो कैंडेला उसे अदृश्य देखकर डरकर चिल्लाती है। मिकेल उसे शांत करता है और बताता है कि उसका कॉस्ट्यूम उसे सुपर पावर दे रहा है। इस बीच पुलिस स्टेशन में मनोवैज्ञानिक बेसिली जियोवाना के साथ गुमशुदा बच्चों की जांच कर रहा है। जियोवाना का मानना है कि बच्चों का अपहरण किया गया है, जबकि बेसिली तर्क देता है कि वे केवल विद्रोही हो रहे हैं जो उनकी उम्र के लिए सामान्य है। जब जियोवाना घर लौटती है तो मिकेल अभी भी अदृश्य होता है। जियोवाना किसी से फोन पर बात करती है जिससे पता चलता है कि मिकेल गोद लिया हुआ बच्चा है। चकित और आहत मिकेल घर से बाहर निकलता है और पास के झूले पर जाकर बैठता है। झूला झूलते हुए स्टेला वहां आती है और सोचती है कि मिकेल भूत है। वह डरती नहीं है बल्कि उससे दोस्ती करने की बात करती है। मिकेल बालू पर एक मुस्कुराता चेहरा बनाकर उससे संवाद करता है। दोनों दोबारा मिलने का वादा करते हैं। स्टेला के जाने के बाद मिकेल देखता है कि एक आदमी पास में खड़ा है, हालांकि वह अदृश्य है। वह आदमी छड़ी का उपयोग करते हुए दूर चला जाता है जिससे पता चलता है कि वह अंधा है। रात में मिकेल स्टेला के घर जाता है। स्टेला अपने अदृश्य दोस्त से मिलने के लिए उत्साहित है। दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी मिकेल की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। वह भाग जाता है ताकि स्टेला उसका चेहरा न देख सके। बाद में स्टेला अपनी जिम्नास्टिक क्लास में अकेली होती है जब एक सुई उसकी पीठ में चुभती है जिससे वह बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर मिकेल यह बताने का निर्णय लेता है कि वह अदृश्य लड़का है। वह अपने कुत्ते के साथ स्टेला की जिम्नास्टिक क्लास की ओर जाता है।
जब वह इमारत तक पहुंचता है तो एक नकाबपोश आदमी स्टेला को ले जाते हुए देखता है। मिकेल उस आदमी पर हमला करता है और कुत्ता उसके हाथ पर काटता है। हालांकि वह आदमी स्टेला को लेकर भागने में सफल हो जाता है। बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। उन्हें पता चलता है कि गुमशुदा बच्चे भाग नहीं रहे थे, बल्कि उनका अपहरण किया गया है। स्टेला एक अजीब से जगह पर जागती है जहां उसका सिर कई तारों से जुड़ा होता है। वहां मनोवैज्ञानिक बेसिली उससे पूछताछ करता है। यह पता चलता है कि वही बच्चों का अपहरण कर रहा था। वे स्टेला पर कुछ परीक्षण करते हैं और उसे एक सेल में भेज देते हैं। वहां उसके दो दोस्त भी हैं जो उससे पहले गायब हुए थे। अगले दिन मिकेल पास के समुद्र तट पर अकेला होता है जब अचानक पिछली बार देखा गया अंधा व्यक्ति उसके सामने प्रकट होता है। वह आदमी मिकेल के सवाल पूछने से पहले ही उनके जवाब दे देता है, जैसे वह दिमाग पढ़ सकता हो। जब मिकेल उससे पूछता है कि वह कौन है तो आदमी खुलासा करता है कि उसका नाम आंद्रेई है और वह मिकेल का पिता है। मिकेल उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। आंद्रेई फिर अपनी कहानी बताता है। वह रूस के एक छोटे से शहर का साधारण आदमी था, जब तक कि एक भयानक परमाणु विस्फोट ने उस शहर को प्रभावित नहीं किया। विकिरण ने कई लोगों को मार दिया और दूसरों में स्थायी बदलाव कर दिए। विकिरण ने उनके डीएनए को बदल दिया, जिससे उन्हें अद्वितीय सुपर पावर प्राप्त हुई, जैसे उड़ने की क्षमता, टेलीपैथी, अदृश्य होना आदि। इन लोगों को स्पेशल्स कहा जाने लगा और उन्हें एक सैन्य शिविर डिवीजन में लाया गया, जहां उन्हें हथियार के रूप में उपयोग किया गया। डिवीजन ने उन्हें उनकी क्षमता से अधिक उपयोग किया, जिससे वे कमजोर हो गए। एक और साइड इफेक्ट यह था कि सभी स्पेशल्स बांझ हो गए, सिवाय आंद्रेई और मिकेल की मां के। इसलिए नए स्पेशल्स को पैदा करना असंभव था। दोनों ने मिकेल को जन्म दिया, जो पहला स्पेशल बच्चा था, लेकिन जैसे ही वह पैदा हुआ डिवीजन के लोग उसे ले गए। इसलिए आंद्रेई और उसकी पत्नी ने मिकेल के साथ भागने का फैसला किया। वे भागने में सफल रहे, लेकिन डिवीजन ने उनका पीछा किया। मिकेल के पिता के पास दिमाग पढ़ने की शक्ति थी, जबकि उसकी मां अदृश्य होने की शक्ति रखती थी। आंद्रेई मिकेल को बचाने में सफल रहे, लेकिन उसकी मां डिवीजन द्वारा मारी गई। आंद्रेई को पता था कि मिकेल उसके साथ सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए उसने मिकेल को जियोवाना के दरवाजे पर छोड़ दिया। उसने जियोवाना के दिमाग को पढ़कर पुष्टि की कि वह एक अच्छी इंसान थी। अब डिवीजन को पता चल गया है कि स्पेशल बच्चा उसी शहर में रहता है, इसलिए वे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं और उनकी जांच कर रहे हैं कि वे स्पेशल हैं या नहीं। सच्चाई सुनने के बाद मिकेल हैरान रह जाता है। वह लगभग इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आंद्रेई कहता है कि उनके पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि पास का मछुआरा उन पर शक कर रहा है और उसने पुलिस को बुला लिया है। आंद्रेई मिकेल को एक सूट देता है जो उसके शरीर के साथ अदृश्य हो जाता है। इसके बाद वह मछुआरे की यादें मिटा देता है और चला जाता है। पुलिस जल्दी ही वहां पहुंच जाती है और उनके साथ बेसिली भी होता है। जियोवाना बेसिली को बताती है कि मिकेल गोद लिया हुआ है, जिससे बेसिली को विश्वास हो जाता है कि वह स्पेशल बच्चा हो सकता है। वह मिकेल को घर ले जाने का प्रस्ताव देता है। घर पहुंचने पर मिकेल देखता है कि बेसिली के हाथ पर चोट है, जो ठीक उसी जगह है जहां उसके कुत्ते ने स्टेला के अपहरणकर्ता को काटा था। वह उस आदमी को संदिग्ध नजरों से देखता है और भागने की कोशिश करता है। पता चलता है कि बेसिली ने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं और वह मिकेल का अपहरण करने की योजना बना रहा है। मिकेल एक कमरे में भागता है और अपने कपड़े उतार देता है, जिससे वह अदृश्य हो जाता है। वह भागने में सफल हो जाता है, जबकि बेसिली उसका पीछा करता है। सड़क पर मिकेल अपने बुली इवान को उसकी साइकिल पर देखता है। वह पीछे बैठता है और उसे तेजी से वहां से ले जाने के लिए कहता है। डरा हुआ इवान उसकी बात मान लेता है। जब वे एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं, मिकेल इवान को अपनी उपस्थिति दिखाता है और उसे अपने सहपाठियों के अपहरण के बारे में सब कुछ बताता है। इस बीच स्टेला और उसके दोस्त एक कमरे में बंद हैं। वे छत पर वेंटिलेशन देखते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर स्टेला को बाहर निकलने में मदद करते हैं। गार्ड से छिपते हुए स्टेला एक टावर पर चढ़ जाती है और वहां एक सर्च लाइट तक पहुंचती है। उसे लगता है कि उसका अदृश्य दोस्त उसकी तलाश कर रहा होगा, इसलिए वह सर्च लाइट पर रेत से एक मुस्कुराते हुए चेहरे की आकृति बनाती है और उसे आसमान की ओर चमकाती है। मिकेल वह मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है और समझ जाता है कि स्टेला उसे इशारा दे रही है। वह और इवान उस लाइट का पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, स्टेला गार्ड्स द्वारा पकड़ ली जाती है। इवान अपने पेंटबॉल गन का उपयोग करके एक इलेक्ट्रिकल खराबी पैदा करता है, जबकि मिकेल अदृश्य होकर अंदर जाता है। वह देखता है कि बेसिली और उसके लोग मॉनिटर पर जियोवाना और आंद्रेई पर नजर रख रहे हैं, जो अब मिकेल को ढूंढने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। मिकेल आगे बढ़कर एक गार्ड को बेहोश कर देता है और दूसरे गार्ड को धमकाकर स्टेला और बाकी बच्चों को बंद कमरे से बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है। बच्चों को बाहर निकालने के बाद मिकेल गार्ड्स को उसी कमरे में बंद कर देता है। वह खुद को अपने दोस्तों के सामने प्रकट करता है, जो उसे देखकर चौंक जाते हैं। लड़के वहां से भागने का सुझाव देते हैं, लेकिन स्टेला जिद करती है कि उन्हें एक बूढ़े आदमी को भी बचाना चाहिए, जिसे उसने एक अन्य कमरे में बंद देखा था। स्टेला और मिकेल उस आदमी को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टेला अचानक उन्हें खलनायकों के पास ले जाती है और मिकेल पर बंदूक तान देती है। स्टेला अचानक बेहोश हो जाती है और उनके पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी बोलना शुरू करता है। पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी के पास दिमाग पर नियंत्रण करने की शक्ति है। उसने बेसिली और स्टेला को नियंत्रित किया था ताकि मिकेल को वहां लाया जा सके। उसके आदेश पर एक पनडुब्बी नीचे आती है, जिसमें मिकेल और स्टेला को डाल दिया जाता है। वे दोनों पनडुब्बी के अंदर समुद्र की गहराई में ले जाए जाते हैं। इस बीच
आंद्रेई और जियोवाना घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इवान से मिलते हैं। बिल्डिंग में विस्फोट होने वाला होता है, इसलिए वे जल्दी से बाकी दो बच्चों और बेसिली को वहां से बाहर निकालते हैं। आंद्रेई बेसिली का दिमाग पढ़कर समझता है कि कोई और उसे नियंत्रित कर रहा था। वे सभी समय पर वहां से बाहर निकल जाते हैं और बिल्डिंग तुरंत ही विस्फोट में उड़ जाती है। पनडुब्बी के अंदर मिकेल को अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का पता चलता है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पूरी जगह को तहस नहस कर देता है। अपनी ताकत से वह अपहरणकर्ताओं को खत्म कर देता है और खुद को और स्टेला को बचा लेता है। मिकेल और स्टेला किसी तरह पनडुब्बी से निकलकर किनारे पर वापस आते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मिकेल अपनी अदृश्य होने की शक्ति का प्रदर्शन करता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। आंद्रेई मिकेल को बताता है कि डिवीजन फिर से उनके पीछे आएगा, इसलिए उन्हें वहां मौजूद सभी लोगों की याददाश्त मिटानी होगी। मिकेल इस पर सहमति जताता है और स्टेला को आखिरी बार चूमता है। इसके बाद आंद्रेई अपनी शक्तियों का उपयोग करके सबकी याददाश्त मिटा देता है। वह मिकेल से वादा करता है कि वह वापस आएगा और फिर वहां से चला जाता है। अब हर कोई अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आता है, लेकिन मिकेल को अपनी शक्तियों और अपने असली परिवार के बारे में सच्चाई का एहसास हो चुका है। दृश्य बदलता है और हमें रूस की एक जगह दिखती है। मिकेल की माँ, जिसे मरा हुआ माना गया था, वास्तव में जिंदा है। वह पहले डिवीजन को हराकर उसकी नेता बन चुकी है। ये पता चलता है कि उसने ही अपने लोगों को मिकेल को वापस लाने के लिए भेजा था। वह अब साधारण लोगों के खिलाफ है जो उन्हें अजीब मानते हैं। एक गार्ड उसे सूचित करता है कि भले ही वे मिकेल को ढूंढने में असफल रहे हों, लेकिन उन्होंने उसकी जुड़वां बहन नताशा का पता लगा लिया है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आंद्रेई उस दिन मिकेल के साथ एक और बच्चे को भी लेकर भागा था। मूवी का अंत इस संकेत के साथ होता है कि नताशा मोरक्को में है, जो एक संभावित सीक्वल की ओर इशारा करता है।